रानी कोची को मौका मिलता है आरबीआई के ऑफिसर्स को, आरबीआई के क्लरिकल्स को, आरबीआई के सब स्टाफ को गाइड करने का, तो मौका हम लोगों को मिलता है, हम लोग वहां जाते हैं। तो वाकई में अगर सब स्टाफ को छोड़ दें, असिस्टेंट की बात करें, ऑफिसर की बात करें, तो उनका लेवल हमें ऐसा मिलता है कि हम किसी आईएएस ऑफिसर की तैयारी करा रहे हैं, हम किसी आईएएस ऑफिसर को प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। वाकई में सच्चाई है। जो लोग पीएससी की तैयारी करते हैं वो पीएससी के साथ साथ एसएससी भरना पसंद नहीं करते, लेकिन वो आरबीआई भरना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल का जॉब है, उस लेवल की सैलरी है, उस लेवल का रुतबा है। कोई भी बैंक वाला अपनी गाड़ी पे कभी भी भारत सरकार नहीं लिखा सकता, लेकिन आरबीआई का कोई भी ऑफिसर, क्लर्क, मैं तो कह रहा हूँ चपरासी भी अपनी गाड़ी पर भारत सरकार लिखा सकता है, भारत सरकार का मोनो लगा सकता है, क्योंकि उसके पास पावर होगा। अगर हम किसी और से कंपेयर करें, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में कुछ लोग जॉब करते हैं, उनकी सैलरी किसी की 50,000 होगी, किसी की 60,000 होगी, किसी की 1 लाख होगी, सबकी अलग अलग सैलरी है। आरबीआई में जब हम ऑफिसर बन के जाएंगे, असिस्टेंट बन के जाएंगे, तो इसकी सैलरी भी औरों के कंपैरिजन में, मल्टीनेशनल कंपनी से अगर मैं कंपेयर करूं तो कम रहेगी, लेकिन अगर और बैंक्स की हम बात करें और डिपार्टमेंट से बात करें तो उससे हमेशा ज़्यादा रहेगी। 3 स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। एक होता है नॉर्मल आरआरबी, जिसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। उसमें अगर आप असिस्टेंट बनते हैं तो आपकी तनख्वाह होगी लगभग 16 से 17,000 रुपये। इसके ऊपर आ जाएगा नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज यानी जिनके नाम आपने सुने होंगे, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, वो नेशनलाइज बैंक कहलाते हैं। इनकी सैलरी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20 से 21,000 रुपये पर मंथ। मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो इसके ऊपर नाबार्ड, आपने नाम सुना होगा। जितने भी ग्रामीण सेक्टर के बैंक हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? नाबार्ड। तो नाबार्ड की सैलरी उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, 22-23,000 रुपये। इसके ऊपर एसबीआई आता है। एसबीआई की सैलरी लगभग 25,000 के आसपास है, थोड़ी सी और ऊपर। और इन सबसे ऊपर आता है आरबीआई। नाबार्ड ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करता है और आरबीआई नेशनलाइज बैंकों, और कहीं ना कहीं ग्रामीण बैंकों में भी कुछ ना कुछ उसकी दखल होती है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री चला रहा है, कोई भी बैंकिंग कर रहा है, तो उसको आरबीआई से वास्ता पड़ेगा, आरबीआई ही कंट्रोल करेगी उसको पूरी तरह से। तो सबसे ऊपर कौन बैठा है अभी? तो जाहिर है सबसे ऊपर आरबीआई का एम्प्लॉय भी रहेगा। सबसे ऊपर आरबीआई का जो एम्प्लॉय रहेगा उसकी सैलरी भी, इनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आरबीआई की सैलरी क्लरिकल की लगभग 35,000 रहती है। अब सोचिए कहाँ आरआरबी में कोई क्लर्क बन के 15-16 हज़ार कमाएगा, वही आरबीआई में क्लर्क बन के कितना कमाएगा? 35,000। ये तो मैंने केवल आपको सैलरी के बारे में बताया। आरबीआई में इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं कि मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, इतनी फैसिलिटी। सैलरी में तो आपने देख लिया सबसे अच्छा, जब किसी की बेसिक सैलरी बढ़ती है तो हर चीज बढ़ेगी। टीए डीए समझते हैं सब, हर चीज बढ़ेगी। जिस प्रोपोर्शन में सैलरी बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में सारी सुविधाएं बढ़ती हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि कोई डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय को खाना भी खिलाता है। आरबीआई में कैंटीन हर डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन कैंटीन में कुछ नॉमिनल चार्ज पे किया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। आरबीआई में है ही नहीं, फ्री। मतलब जब तक आप आरबीआई में हो तब तक दिन का खाना, रात का नहीं। रात के लिए आपको लुगाइयों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं रात को लुगाई को भी लेके बैंक पहुंचे नहीं है खाना खिला दो, ऐसा नहीं होगा। रात को हमें खाना महिलाओं पर निर्भरता के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम अगर सैलरी चाहते हैं तो उसका यूज कहाँ करते हैं? अगर हमारे पास सैलरी होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी चीज आज के डेट में, अरे घर तो भैया वो हमारे टाइम पे हुआ करता था, आजकल तो मोबाइल है सबसे ज्यादा जरूरी। हर साल 10,000 रुपए देती है मोबाइल के लिए बैंक। मोबाइल खरीदने के लिए हर साल 10,000 रुपए देती है, हर महीने 1,000 रुपए देती है। चाहो तो आप टॉक टाइम डलवा लो, चाहो तो नेट पैक डलवा लो। आजकल 2 ही चीजें चल रही हैं दुनिया में, एक जियो और दूसरा मरो। 2 ही चीजें अभी आज की डेट में लाइन लग रही है, तो 2 ही चीजों के लिए लग रही है। एक तो जियो के लिए लग रही थी और अब मोदी जी के कारण मरो की लाइन में भी लग रहे हैं चेंज करवाने की। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आरबीआई में इस तरह की फैसिलिटी मिलती है। घर आरबीआई का जहां जहां पर ब्रांचेस हैं, जहां जहां पर आरबीआई केवल स्टेट के कैपिटल्स में ही है। मोस्टली 90% जो भी आपके स्टेट होगा उसका जो राजधानी होगी, जो कैपिटल होगा उसी में ही। अगर एमपी है तो एमपी में एक ही आरबीआई होगी। कहाँ होगी? महाराष्ट्र बड़ा रीजन है इसलिए उन्होंने उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कुछ ऐसे बड़े रीजन है तो उसको नागपुर या
दूसरे रीजन में डिवाइड करके मुंबई, नागपुर, ऐसे पुणे बना दिया। जबकि जो नॉर्मल स्टेट है उसमें किसको बनाया उन्होंने? कैपिटल को। इसका मतलब आपको गाँव में जाना ही नहीं, कहाँ रहना है? शहर में। दूसरी चीज, शहरों में सबसे बड़ी समस्या मकान की होती है। जहां जहां आरबीआई की ब्रांच है वहां वहां उनके हाउसिंग टाउनशिप भी है। भोपाल में भी है, आपने देखा होगा 10 नंबर मार्केट के पास, बिल्कुल मिट्ठल मार्केट के पास जो दशहरा मैदान है उसके बगल में आरबीआई की कॉलोनी है। और इतनी बड़ी कॉलोनी है कि आरबीआई की एक बिल्डिंग में जॉब करने वाले और कॉलोनी लगभग 8-10 एकड़ में फैली हुई है। तो सब लोगों को मेरे ख्याल से अकोमोडेशन मिल जाता है। जहाँ पर आरबीआई की कॉलोनी फुल रहती है वहाँ पर आपको 20,000 रुपये पर मंथ केवल रहने का किराया था। हमारे कुछ स्टूडेंट जो पिछले साल लगे भोपाल में ही है, भोपाल में उनका घर है, सामने आपने एक राष्ट्रीय अपार्टमेंट देखा होगा, वहाँ एक मेरा दोस्त ही रहता था, अपना स्टूडेंट था, वो आरबीआई में सिलेक्ट हुआ, उसका घर है, उसने घर किराए पे दे दिया और आरबीआई से 20,000 रुपये लेके दूसरे घर को किराए पे लेके और वो भी इनकम कर रहा है। मतलब यहाँ से भी इनकम बढ़ गई उसकी, वहाँ से भी। मैं ये सब आपको क्यों समझा रहा हूँ? मैं भी क्यों समझा रहा हूँ? मैं आपको लालच दिलवा रहा हूँ। मैं इसलिए लालच दिलवा रहा हूँ क्योंकि आजकल लालच से ही फंसता है, जो भी फंसेगा वो लालच से ही फंसेगा। लालच में इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि आपके सामने एक एम होना चाहिए और जब तक हमारे अंदर लालच नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे। मैं आपको बोलूंगा इस बार जो आरबीआई की जॉब आपकी लगेगी उसमें सैलरी नहीं मिलेगी, आपको फ्री समाज सेवा करनी होगी। आप लोग करोगे? हर चीज पैसों पे डिपेंडेंट होती है, हर चीज लालच पे डिपेंड होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हर साल आप जिस घर में रहोगे उस घर के फर्नीचर को बदलने के लिए 1 लाख रुपए आरबीआई देती है। 1 लाख रुपए हर साल में। आप चाहो तो पुराना फर्नीचर हमारे पास जमा कर दो, हम उसका जो भी करें, आप नया फर्नीचर खरीद लो, उसका बिल लगा देना, हम आपको देंगे। दूसरी चीज, कार सबसे ज्यादा जरूरी, कार के लिए लोन देती है विदाउट एनी इंटरेस्ट। 10 लाख की कार है तो 10 लाख की हमें पड़ेगी। हम मार्केट से कहीं लोन लेते तो 10 वाली कार हमें 12 की पड़ती है, 13 की पड़ती है, ब्याज हम जोड़ते हैं, वो सारी चीजें खत्म। चलो कार भी आ गई, पेट्रोल कौन डलवाएगा? 50 लीटर पेट्रोल असिस्टेंट को, 100 लीटर पेट्रोल ऑफिसर को आरबीआई देती है। पेट्रोल कम होगा, ज्यादा होगा, रेट कम होगा, रेट ज्यादा होगा। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आरबीआई देती है, और भी बैंक्स देती हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम देती होंगी। आरबीआई जो है हर चीज में ज्यादा, हर चीज में ज्यादा। अब सोचो 35,000 रुपए अगर असिस्टेंट सैलरी कमा रहा है तो बाकी के जो 65,000 रुपए हैं वो भी बैंक आपको दे रही है 20,000 रुपए मकान के रूप में। अगर 1 लाख रुपए साल भर के आपको फर्नीचर का दे रही है तो महीने के 10,000 रुपए हुए ना, लगभग 9-10 हजार रुपए वो भी दे रही है। कार के लिए भी दे रही है, पेट्रोल के लिए भी 8-10 हजार रुपए दे रही है, और क्या चाहिए? सारी चीजें आरबीआई दे रही है। इसलिए बता रहा हूँ आरबीआई की तरफ फोकस कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आरबीआई क्या, एसबीआई की तरफ भी कर लो। एसबीआई के अलावा जितने बैंक्स दिख रहे हैं, जितने आपको एसएससी दिख रहे हैं, जितने जो भी एग्जाम दिख रहा है XYZ, सबकी तरफ फोकस करो। और मैं तो कह रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी ऑफिसर बनने से अच्छा किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी बनना क्या बेहतर है? आईटी ऑफिसर धाक है हमारी, चपरासी में कोई धाक थोड़ी है। जबकि आजकल आईटी ऑफिसर की स्थिति आपने देखी क्या है? जो लोग इंजीनियर होंगे वो शायद मेरी बात से ताल्लुक रखते होंगे। क्या स्थिति है? कोई है इंजीनियर आप में से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप में से कोई ऐसा है जो अभी जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में? बहुत सही किया। ये देखो एक जीता जागता एग्जाम्पल जो मैं बोलने वाला था, अब वो उनके बातों से अपन समझ सकते। प्राइवेट सेक्टर में फ्यूचर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर शोले फिल्म की तरह है, बसंती, जब तक तेरी टांगे चलेंगी या क्या डांस चलेगा तब तक वीरू की सांसें चलेंगी। यही था ना उसमें। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे, जब तक तू मेहनत करेगा तब तक तुझे सैलरी मिलेगी, जब तू मेहनत करना बंद कर देगा तेरी सैलरी बंद। यही होता है ना। प्राइवेट में पेंशन मिलती है क्या? प्राइवेट में और फैसिलिटीज मिलती है क्या? प्राइवेट में जब चाहे वो आपको हटा सकते हैं। गवर्नमेंट हटा सकती है क्या? कभी नहीं हटा सकती। तो ये सारी चीज है, इसीलिए आरबीआई की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है। ये पहला हमारा सेमिनार है। आते जाइए, आते जाइए। कोई भी कैमरे को मत हिलाना, मेरा फोटो आ रहा है उसमें, आराम से आके बैठ जाइए। आ जाइए। ये हमारा पहला सेमिनार है। लगभग हर महीने हम एक ना एक सेमिनार करते हैं। जो भी एग्जाम सामने होता है, जो भी एग्जाम सामने होता है उसको बेस हम सेमिनार करते हैं। और सेमिनार में थोड़ी देर मैं बोल देता हूँ, थोड़ी देर जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी होते हैं वो पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा समझा देते हैं, उसका ओवरव्यू दे देते हैं। और हम 1, 2 या 3
कभी कभी 4 ऑफिसर जरूर लाते हैं। आपने SBI का सेमिनार देखा होगा, SBI के AGM वगैरह आए थे। आपने SSC का सेमिनार देखा होगा, इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर आए थे। आपने PSC का सेमिनार देखा होगा, PSC के ऑफिसर आए थे। आपने इससे पहले व्यापम का अगर सेमिनार देखा होगा तो व्यापम के ऑफिसर आए थे। लेकिन ये पहला सेमिनार है जिसमें हमने किसी को भी बुलाया ही नहीं। हमने कोशिश पूरी की थी बुलाने की, लेकिन कोई आया ही नहीं। सच्चाई ये है। उसका रीजन आपको सबको मालूम होगा। थोड़े दिन पहले नवंबर में मोदी जी के जो जयकारे हम कर रहे थे, नवंबर से भी और पहले अक्टूबर में हम लोग देश के जो हमारे वीर शहीद थे, कौन वीर जवान थे, हम उनके जय जयकार कर रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान पर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सब लोग किसकी जय जयकार कर रहे थे? पूरा देश। भले ही एक दिन के देशभक्त हैं हम लोग, मालूम है व्हाट्सएप पे जब 15 अगस्त आता है तो सब लोग व्हाट्सएप पे 15 अगस्त के एक दिन नहीं, आप लोग हैं, मुझे भी मालूम है, आप तो हैं, मुझे मालूम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जो एक दिन के देशभक्त बनते हैं, और एक दिन के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हर किसी की जुबान पे वही था कि हमारे देश के जो जवान थे वो वाकई में अच्छे थे, और उनके लिए वाकई में जयकारे लगे। थोड़े दिन में वो जयकारे खत्म हो गए, पुलिस वालों के जयकारे लगने लगे, और वो भी खासकर भोपाल पुलिस के। मालूम हुआ 8 थे, और 8 के बाद मालूम है इतना डर फैल गया, जो भी जेल में बंद कैदी थे उनमें एक इतना डर फैल गया कि बाहर से जेलर ताला लगाए या न लगाए, अंदर से एक ताला लगा के खुद बैठते थे कि ऐसा नहीं साले खोल दे और हमें बाहर कर दे, नवा हम बन जाए। ये वाकई में डर था। तो थोड़े दिन बाद जयकारे किसके लगने लगे? पुलिस वाले। और अब किसके जयकारे लगे? बैंक वालों, RBI वालों के। हमारे जो बैंक में पास हुए पुराने सीनियर्स थे, आपके बड़े भाई बहन होंगे, उनके जयकारे। बेचारे सुबह 10 बजे का टाइम है, 10 बजे से बैंक ओपन कर देते हैं, काउंटर पे खड़े रहते हैं, शाम तक काउंटर चालू 6, 7, 8 बजे तक। आप में से कोई है जिनके पेरेंट्स यहाँ कोई हो बैंक में अभी? आप लोगों को मालूम होगा कि वाकई में परेशान हो रहे हैं। बैंक ऑफिसर वाकई में मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि नोटों को तब्दील करें। जब नोटबंदी की बात आई तो वही RBI से मैं लिंक करूंगा कि सारा पैसा अगर बैंक में चेंज हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? RBI की स्थिति कि हमारे जितने भी स्टूडेंट RBI में अभी थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, शक्ति सर खुद एक से मिलने गए, मैंने कहा आइएगा और सेमिनार है हमारा, उसमें आइएगा। उन्होंने कहा सर सेमिनार है, हम तो आगे बढ़ के बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हम इसी कोचिंग से पढ़ के पास हुए, इसी कोचिंग का हम हिस्सा थे, और आज अगर जूनियर को कुछ मदद देनी है तो हम बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन सब ने क्या बताया कि हम ब्रांच में, हम RBI में अपना कोई काम कर ही नहीं रहे आजकल। हम सबको कहाँ बिठा दिया मालूम है? ट्रेजरी में, नीचे कैश पर बिठा दिया है कि जब बैंक वाले कैश लेके, अपन को तो RBI जाना नहीं, अपन क्या करते हैं? बैंक में। और बैंक वाले कहाँ जाते हैं? RBI। तो हम लोग बैंक वाले, मतलब RBI के जो असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो लोगों का काम केवल ऑफिस के चैम्बर में बैठ के साइन करना है, वो लोग कहाँ बैठे हुए आज? काउंटर्स में। कि बैंक वाले आएंगे हम उनसे, सोचिए, क्योंकि सारे बैंक से इकट्ठा पैसा आ रहा है। RBI में अगर ये काम संभालने वाले 10 लोग होते हैं तो आज वो 10 लोगों को, उनको 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि काम ज्यादा है। इस कारण से पहली बार RBI के ऑफिसर हमारे बीच नहीं आ पाए, इसका मुझे दुख है। लेकिन मेरे ख्याल से सर आपको पूरी चीजें कवर कर ही देंगे, मैं भी कवर कर दूंगा। मोदी जी का नोटबंदी का जो इशू है वाकई में बहुत फेमस है, बहुत प्रख्यात है, और इतना बोल्ड डिसीजन मेरे ख्याल से इस पूरे भारत देश में उनके अलावा कोई ले भी नहीं सकता था। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? वाकई में उनके जितना बोल्ड डिसीजन और कोई ले भी नहीं सकता था। और जयकारे मोदी जी के भी लग रहे हैं और आप जैसे देशभक्तों के भी लगने भी चाहिए, और लग ही रहे। वाकई में अच्छा ही है, क्योंकि आज हम कुछ लोग इसकी अच्छाई भी देख रहे हैं, कुछ लोग बुराई भी देख रहे हैं। अच्छाई अगर बताएं तो वाकई में अच्छाई है। आज जहाँ पर पूरे इंडिया का अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 1.25 करोड़ है लगभग पॉपुलेशन, इतनी है ना। 1.25 करोड़ में से अभी जो टैक्स का लोड है, जो टैक्स पेयर है, वो केवल 3% है, यानी केवल 4 लाख लोग, 4 करोड़ लोग। इतने सारे लोग, उन 4 करोड़ लोग जो पैसा जमा करते हैं उसी पे सारे लोग डिपेंडेंट हैं। जबकि अब जब काला धन रुकेगा, लोगों का पैसा बैंक में जाएगा, तो जो 4% लोग टैक्स दे रहे थे अब वो बढ़ के 10-15 हो जाएंगे, 10 से 15% हो जाएंगे। तो जो लोड पुरानों पे था वो धीरे धीरे उनका कम हो जाएगा और आपस में शेयर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, आज अगर बैंक में बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो बैंक क्या करेगी? उसको लोन देगी। आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, 13% था, 15% था, 10% था, जब पैसा ज्यादा, मांग और पूर्ति का नियम आप समझते हैं? समझते हैं ना? मांग और पूर्ति के नियम में क्या होता है?
डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई, अगर सप्लाई ज्यादा होगी या डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड का रेट कम हो जाएगा। तो वहां पर क्या करेंगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। 5% कर दिया, 4% कर दिया, 6% कर दिया। आज अगर मैं कोई नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, बाय द वे मेरी जॉब नहीं लगी, मैं एक नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो आज मैं 10 लाख रुपए बिजनेस के लिए लोन लूंगा और उस पर मैं 10,000 रुपए या 12,000 रुपए हर महीने किस्त जमा करूंगा, यानी ब्याज जमा करूंगा। तो जो ब्याज में निकालूंगा, किससे निकालूंगा, मेरी अपनी इनकम से। अगर उस प्रमाइसिस से या उस जगह से मेरी इनकम 25,000 रुपए हो रही है, तो मैं 12,000 किसको दे दूंगा, सीधे सीधे बैंक को लोन में। लेकिन अगर वो लोन का परसेंट 12 की जगह मान के चलिए 5 हो जाए, तो 7,000 रुपए मेरी खुद की इनकम बढ़ेगी कि नहीं। कमाई तो मेरी 25,000 है, लेकिन अब मैं लोन का इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ, 12 की जगह 5। मेरी बात आ रही समझ। ये सारी चीजें अच्छाइयां हैं, ये बाद में आके दुखी। आतंकवादियों पे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा नोटबंदी के कारण। भ्रष्टाचार पूरी तरह से रुक जाएगा। काला धन जिन लोगों के पास है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे, ये अच्छाइयां है, ये अच्छाइयां हैं जो हमें दिख रही है। बुराइयां बताऊं, आपको तो मालूम है, आप देशभक्त हो, लेकिन आज माइक मेरे हाथ में है। अब जरा बुराइयां भी सुनिए तो आपको अच्छाई मालूम चले। मैं मोदी का भक्त हूँ, मोदी जी मेरे लिए आदरणीय है। और हम क्या, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी बैठे होंगे, कुछ लोगों को छोड़ दें, सब लोग मोदी जी के भक्त हैं और मोदी जी आगे रहेंगे। लेकिन बुराइयां, हम कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार रुक जाएगा, मतलब जो रिश्वतखोरी है वो रुक जाएगी। थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, नई करेंसी में 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेता एक ऑफिसर पकड़ा है। ये तब बंद होती जब करेंसी बंद हो जाती, प्लास्टिक मनी आ जाती। प्लास्टिक मनी तो आई नहीं, अब तो 1,000 की जगह 2,000 के नोट आ गए, रखने में भी आसान है। क्लियर हो रही मेरी बात। आतंकवादियों को पुराने नोट मिल रहे थे पड़ोसी देश से, मिल रहे थे ना, वो बंद हो जाएंगे। पड़ोसी देश 2 साल में 5 साल में पुरानी टेक्नोलॉजी से पुराने नोट बनाना चालू कर दिया था और वो बांट रहा था, तो क्या नई टेक्नोलॉजी से कम समय में नए नोट बनाना नहीं चालू कर देगा, पहले ही कर दे। तो नकली नोट उनके पास भी आ जाएंगे, यहाँ आ गए होंगे। और वहां क्या दोष देना, हम अपनी आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया था आज से 15 दिन पहले कि हमसे गलती हो गई है कि हमसे 2 तरह के नोट बन गए, 2,000 के या 500 के। सुना था आपने, कौन से नोट थे? उनको क्या दोष देना, गलती तो हमसे हो चुकी है, लेकिन वो नोट मार्केट में आ चुके हैं, चल रहे हैं। हमने आरबीआई में भी वापस नहीं किए, बैंक में वापस किए नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं, चल रहे हैं। सोचिए, कहीं ना कहीं कालाबाजारी, तीसरा जो ऑप्शन था कालाबाजारी रुकेगी, आपको लगता है रुकी है? मैं खुद बैंकिंग लाइन से जुड़ा हूँ, मुझे मालूम है बैंक के ऑफिसर्स, बैंक के असिस्टेंट पैसा वाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े अकाउंट परसेंटेज के बेस पे। सही बोल रहे हैं। जिस दिन नोट बंद हुए थे तब जो 100 रुपए का नोट था वो 140 रुपए में बिक रहा था। लास्ट में कम होते होते 100 का नोट जो है वो 110 रुपए में बिक रहा है आज की डेट में। नहीं समझे, 110 में बिक रहा है। इसका मतलब आप मुझे 10 लाख रुपए पुरानी करेंसी में दो, मैं आपको 9 लाख रुपए नई करेंसी में या फिर 100 के रुपए में देने को तैयार। बड़ा करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ा, कालाबाजारी बढ़ी, क्या हो रहा है ये देश। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ गलत डिसीजन सही है, जो मेरे विचार थे मैंने दोनों चीजें आपके सामने रखी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ नहीं है, जबकि पैसा बहुत आ गया। होगा, मुझे भी विश्वास है होगा। अगर नहीं होता है तो वाकई में दिक्कत वाली बात है, अगर होता है तो बहुत अच्छा। एक शायद मैं सही बोल रहा हूँ, 4 या 5% या 6%, क्या बोलते हैं उसको, रेपो रेट बोलते हैं, वो बढ़ा के क्या कर दिया, जिसको कम करना चाहिए था उसको बढ़ा के, रेपो रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, उसको बढ़ा के 100% कर दिया था बीच में। कैश रिजर्व कितना कर दिया था, 100। कुछ भी हो सकता है, खैर जो भी है। आज हम आरबीआई की फोकस कर रहे हैं। मैंने नोटबंदी के बारे में क्यों बात छेड़ी, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव का पेपर वहां लिखते हैं ना, मेंस में या किसी भी एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव का पेपर आरबीआई में जब आता है, तब आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई क्वेश्चन है बैंकिंग इंडस्ट्री का तो यही है, नोटबंदी। हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्ट्स हमें पूछ लें, या तो जीए में पूछ लें, या डिस्क्रिप्टिव में पूछ लें, या इकोनॉमी में पूछ लें। इसलिए मैंने सारी चीजें बताई और मैंने तो ओवरव्यू दिया, बाकी तो जगमोहन सर हैं आपको पूरी चीज बताएं। क्लियर है? तो आगे का जो टाइम है, मुझे आधे घंटे का बोला था मैंने, एग्जैक्ट सर आधे घंटे में खत्म किया है।
अब जो बाकी का टाइम है वो जगमोहन सर आपको दे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।